आज से 70 साल पहले दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर मानव के कदम पड़े थे। जी हाँ, आज वही दिन है। हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उसी दिवस की। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्निका जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये कार्यक्रम खास होता है क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके बीच लाते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में। और ये एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमारे विशेषज्ञों से, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पे। तो चलिए फटाफट फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। टीवी स्क्रीन पर भी हमारे फ़ोन नंबर्स उपलब्ध हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755 266 0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो कि है 1800 233 0040। जी हाँ, तो इस पर आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बात और विचार जो लाते हैं वो इसी तरीके के लाते हैं जिस पे आपका कुछ न कुछ इम्तिहान रहता है। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं विचार से और जानते हैं क्या कहता है आज का विचार। अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। जी हाँ, ये तो हो गई बात हमारे सुविचारों की। और क्योंकि हम शुरुआत करते हैं तिथि जानने से भी, तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष की नवमी, तारीख है 29 मई 2023 और दिन है सोमवार का। तो तिथि तो हमने जान ली। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस कार्यक्रम को खास बताते हैं, खास बनाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी अलग अलग विषयों के बारे में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज बात भी करते हैं इन चीज़ों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं बदलाव ला रही हों, कुछ इतिहास में चीज़ें चेंज ला रही हों, उन सारी बातों के बारे में भी हम बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ही विषयों के बारे में, दो ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो कि भारत के लिए गौरव की बात साबित हुई है। जी हाँ, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो हम आपको करेंगे कि जो 2000 की नोट बदली का समय आ गया है। जी हाँ, ये 2000 की नोट बदली क्यों की जा रही है, ये प्रश्न आपके मन में भी जरूर होगा। तो ये है हमारी चर्चा का पहला विषय। जी हाँ, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और सारी जानकारी आपको देंगे कि आखिर 2000 का नोट क्यों बदला जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे और क्या क्या इसके पीछे के दायरे रहेंगे और कितना आसान है ये काम करना। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं श्री SS माथुर जी, जो कि एक उप महाप्रबंधक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे 2000 के नोट बदली के बारे में, जितनी हमारे मन में शंकाएं हैं, और साथ ही दर्शकों की शंकाएं भी हम दूर करेंगे आपसे। और दर्शकों, क्योंकि हमने बताया हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं, हम जरूर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा लाएं जो आपके दिमाग को अच्छा रखे, मन को खुश रखे। तो जी हाँ, इसके लिए आज हमारे साथ हैं एक कवित्री जो कि अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं और उनकी कविताओं और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे दूसरे मेहमान का, जो है सुधा चौधरी जी। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं 2000 की नोट बदली या बंदी के बारे में। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि 2000 की नोट बंद हो रहे हैं, आइए जानते हैं माथुर जी से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा मैडम करेक्ट कर दूं जी, ये 2000 का नोट बदली नहीं है, बंदी है। एक्चुअली जब पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था जी 2016 में, तो उस टाइम ये नोट लेके आया गया था रिजर्व बैंक द्वारा, क्योंकि करेंसी इतनी ज़्यादा आने को थी, 500 और 1000 के नोट, तो उनके बदले में कौन सी करेंसी दी जाए, तो बड़ी करेंसी ये दी गई और तब ये नोट प्रिंट हुआ था। जी, मार्च 17 तक के जितने नोट थे वो मार्केट से लगभग गायब हो चुके हैं। जी, गायब मतलब रिजर्व बैंक वापस ले चुका। आज ये आम प्रचलन में नहीं है। मोर देन 89% नोट वापस RBI को जा चुका है। 11% नोट्स हैं मार्केट में जो जिनको वापस लेना है, और फिर ये नोट की कोई जरूरत सर मैं भी नहीं आपसे रहती। विराम चाहूंगी। इस समय प्रधानमंत्री 18वीं जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को एक हरी झंडी दे रहे हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। कृपया करें।
परम आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी, जो है वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात असम को आपका- दे रहे हैं। 18वां वंदे भारत है ये, जिसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दे रहे हैं। असम से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात असम को मिल रही है यहाँ पर। और इसी तरीके से 101 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भारत में चलाई जाएगी। रेल मंत्री भी हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को। इस ट्रेन की सौगात दी गई है। गुवाहाटी से ये न्यू जलपाईगुड़ी तक की ट्रेन चलेगी और प्रधानमंत्री इसका स्वागत कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं। रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए। और असम के लिए ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। इससे सभी यात्रियों का सफर भी आसान होगा। भारत के लिए नई सौगात है ये वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 5 घंटे 30 मिनट की दूरी ये तय करेगी गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। और आज प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये प्रधानमंत्री इनको हरी झंडी दिखाते हुए हैं। और असम में रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रेन की सौगात असम को देंगे। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम को आप भी देखते रहिए। आगे हम चर्चा को जारी रखते हैं। जी माथुर जी, आप बता रहे थे हमें किस तरीके से 2000 की नोट की बंद करने की जरूरत पड़ी। वो इसलिए कि उस टाइम नोट की कमियां थी, करेंसी की कमी थी, लोगों को वापस पैसा चाहिए था। तो वो पैसा वापस करने के लिए एक बड़ा नोट चाहिए था जो कि जल्दी प्रिंट हो सके। और उस टाइम यही एक पर्पस था। अब इतने सालों में किसी भी नोट का लाइफ स्पैन 4 से 5 साल होता है जी। तो नया नोट प्रिंट मार्च 18 के बाद बंद कर दिया गया था। तो जितने नोट थे 89% आरबीआई ने ले लिए, 11% मार्केट में है और ये नोट आम प्रचलन में नहीं है जी। तो ये 11% नोट वापस आरबीआई को लेना है। इनके बदले में जो नोट देना है उनकी प्रिंटिंग काफ़ी हो चुकी है। अभी काफ़ी पैसा दूसरे डिनोमिनेशन का, चाहे 100 के नोट हो, 200 के नोट हो, 500 के नोट हो, वो काफ़ी मात्रा में है। तो ये नोट वापस लेना था क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। जी जी जी। तो यही एकमात्र कारण मकसद। जी जी। तो दर्शकों, एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिली, जो एक भ्रांति या एक कहें कि कुछ ना कुछ हमें क्लियर नहीं थी बात, वो बात हमें माथुर जी ने क्लियर करी है कि जो एक तरीके से कहेंगे सर कि जो गैप आ गया था 500 और 1000 के नोट जब मार्केट से हटाए गए तो उस गैप की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये 2000 के नोटों को लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। Thank you. और आगे चलते हैं सुधा जी के पास। सुधा जी, सबसे पहले हमें बताइए कि किस विधा में आप कविताएं लिखती हैं? मैं ज़्यादातर महिलाओं के बारे में ही लिखती हूँ। महिला सशक्तिकरण, जो घर की बाई से लेकर एक हाई प्रोफाइल लेडी है, उन सब किस तरह की समस्याओं से जूझती हैं, या उनका लाइफ स्टाइल क्या है, या वो अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं, उनके कैसे तेवर हैं, इन सारी घटनाओं को ख्याल में रखते हुए मैं कहानियाँ और कविताएं लिखती हूँ। जी जी जी। तो कोई कविता ऐसी महिला प्रधान कविता अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें? बिल्कुल। महिला प्रधान कविता तो मैं महिलाओं को सम्मान ही देती हूँ। सृष्टि की आधी जनसंख्या को मैं प्रणाम करती हूँ जी। और मुझे लगता है कि हम सब अपनी लाइफ में जैसा जीवन जीते हैं, तो मैं सबसे पहले महिला शक्ति को ही, किसी कवि ने खूब कहा है कि वो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। कवि ने अपना पूरा आदर, सम्मान स्त्री की श्री, कीर्ति, स्मृति, क्षमा, मेधा और धैर्य को समर्पित कर दिया। लेकिन क्या सच में हम अपने आप को उस मुकाम पर पाते हैं? हम जैसा श्रम करते हैं, घर को चलाते हैं या ऑफिस जाते हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, उसको लेकर मुझे बहुत कसक रहती है। उस पर मैं एक कविता कहती हूँ जी। कि कभी कभी प्रणाम कर लिया करो अपने दोनों हाथों को, कभी कभी प्रणाम कर लिया करो अपने दोनों हाथों को, जो 24 घंटे में 25 घंटे काम करते हैं, अनवरत, बिना थके, बिना रुके। जी। कभी कभी अपने भी पैर छू लिया करो, कभी कभी अपने चरण स्पर्श भी कर लिया करो, जो थिरकते रहते हैं जीवन की ऊंची नीची पगडंडियों पर, जिन पर कांच के टुकड़े बिखरे हैं, पर आप उन पर नृत्य करते हो।
कभी कभी अपने भीतर विराजित उस देवी को भी नमन कर लिया करो जिसे कभी किसी ने खुश करने की कोशिश नहीं की। और वो पिंजरा जिसे तुम्हें सजा कभी सजा नहीं लगती, तुम उसे सजाना ही अपना धर्म समझती हो। जिस पिंजरे को लेकर उड़ने की ताकत तुम्हारे पंखों में है, पर फिर भी तुम ऐसा कभी नहीं करती, सजा ना समझकर उसको सजाना ही अपना धर्म समझती हो। ऐसी कर्तव्य प्रधान स्त्री को मैं पुनः नमन करती हूँ। और नारी के प्रति बहुत ही समर्पित वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है। किस रिश्ते को वो नहीं निभाती, किस ऊंचाई पर वो नहीं पहुँचती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बहुत सुंदर सुधा जी, आपने नारी का जो रूप प्रस्तुत किया है। और नारी प्रधान जो देश है हमारा, उसमें नारी कहीं ना कहीं अपना जो है महत्व भूल जाती है, अपना उसको याद दिलाने के लिए बहुत होती जा रही है। जी बिल्कुल सही। हम चाह कर भी अपने आप को वहाँ नहीं रख पाते जहाँ हमें होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम घर में हैं, कुछ प्रतिकूलताएं हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ ट्यूनिंग नहीं है, तब भी हम खुलकर विवाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि कान में हमेशा यही कहा जाता है, अब तुम उस घर में जा रही हो, वो सब तुम्हारे हैं, हम उनके लिए जीने लगते हैं। फिर वो कहते हैं ये जो बच्चे हो गए इनके लिए तुम भगवान जैसी हो, इनका ख्याल रखो। फिर कहते हैं कि तुम्हारे घर जो आई है वो किसी और की बेटी है, उसका ख्याल रखो। जी। किसके लिए हम जी रहे हैं ये हम समझ नहीं पाते। अपने लिए कभी नहीं जीने वाली इस स्त्री को प्रणम में है ये नारी। जी बिल्कुल, आपके विचारों से हम सहमत हैं। और माथुर सर, आपसे जानना चाहेंगे आगे कि क्लीन नोट पॉलिसी आखिर क्या है, और दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो क्या ये 2000 के जो नोट वापसी है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स को देनी होगी इस समय? देखिए, क्लीन नोट पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है आपका पब्लिक को साफ सुथरे स्वच्छ नोट प्रदान करना। जी। और पब्लिक में कोई भी बैंक गले आपके कटे फटे नोट वापस नहीं जाएंगे। ये क्लीन नोट पॉलिसी आती है, इसी तक सीमित है। दूसरा आपने कहा इनकम टैक्स का। हाँ जी। इनकम टैक्स का तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोगों की ही जानकारी दी जाए कि कौन 2000 का नोट जमा कर रहा है, कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो साधारण ट्रांजैक्शन है वैसा ही ट्रांजैक्शन है ये। इसमें कोई लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इनकम टैक्स में जाएगा जी। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही, धन्यवाद आपका। और सुधा जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। कोई काव्य पाठ हमें बताइए कुछ। क्या बात है। एक कविता है, उसका शीर्षक है शिल्पकार जी। तो वास्तव में वो शिल्पकार प्रार्थना है उसके जीवन की। वो पत्थर में भगवान को उकेरता है जी, और साकार से निराकार तक जाने का एक माध्यम बनता है। सारे दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें ईश्वर की शरण। इस पर एक बहुत ही सुंदर रचना है और मुझे बहुत प्रिय भी है कि जग कहता पत्थर की नैया सदा डुबाया करती है। फैक्ट है, आप पत्थर की नाव में बैठेंगे, आपको डूबना है, पर जग कहता पत्थर की नैया सदा डुबाया करती है, हमें ये लगता भव सागर से यही तिराया करती है। का शिल्पी ने पाषाण खंड पर, शिल्पी ने पाषाण खंड पर लिखी प्रार्थना छैनी से, पत्थर के सपने को तराशा गढ़ी सौम्यता छैनी से। चाहत उसकी बस इतनी थी। पत्थर की भी एक चाहत हो सकती है, क्योंकि जैन दर्शन एक इंद्री से लेके स्थावर त्रस सभी में जीवन का अस्तित्व। तो चाहत उसकी बस इतनी थी, मिटकर रहना चाहा था, पत्थर को कोई मारे न पत्थर, श्राप मुक्त होना चाहा था। बरसों बरसों पड़ा रहा वो, वर्षों उसने करी प्रतीक्षा शिल्पकार के आने की, बरसों उसने आदत डाली चोटें सहते जाने की। नहीं बना वो ताज ताज का, ना बुत में मुमताज के धड़का, नहीं बना वो ताज ताज का, ना बुत में मुमताज के धड़का। हुस्न इश्क सब पागलपन थे, दीवाना था अलग किस्म का। कि पत्थर पत्थर नहीं रहा जब मिटने को तैयार हो गया। यही प्रक्रिया है इंसान के भी भगवान बनने की, कि हम मिटने को तैयार नहीं है। हमारा ईगो हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता है कि पत्थर पत्थर नहीं रहा जब
मिटने को तैयार हो गया, शिल्पकार के हाथों में वह पारस का अवतार हो गया। अपने भीतर छिपे राम को पत्थर ने पहचाना था, अपने भीतर छिपे राम को पत्थर ने पहचाना था। जिसने प्रभु मूरत देखी, धन्य स्वयं को माना था। और हम बहुत छोटे हैं कि पुष्प समर्पित, हृदय भी अर्पित, अश्रु चरण धोते हैं, हृदय कमल में बस जाते हैं, अद्भुत पत्थर होते हैं। और वो शिल्पकार, वो आचार्य गुरुवर जो पत्थर को भगवान बनाते हैं सूर्य मंत्र देकर, कि वंदनीय है वे शिल्पी जो पत्थर को भगवान बनाते। चलती फिरती चट्टानों को काश कोई इंसान बना दे, काश कोई इंसान बना दे, काश कोई इंसान बना दे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना सुधा चौधरी जी। और यहाँ पर एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल पर, नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी अपना प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। मैं जानना चाह रहा हूं 2000 नोट बंद हुआ है, तो इसको हम खाली बैंक में जा करके बता सकते हैं कि इससे जो सरकारी योजनाओं में कहीं पैसा हमें जमा करना है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई चीज में हमें जमा करना है, तो जमा करके इसी तरह। और दूसरी चीज एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, एक साधारण व्यक्ति जिसकी आय बहुत कम है वो कितने नोट बदल सकता है? एक जो अधिक व्यक्ति है, जिसकी अधिक आय है, तो वो कितने नोट बदल सकता है? जी, माथुर जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो कर सकते हैं साधारण व्यक्ति। इसमें देखिए, ऐसा है कि रिजर्व बैंक ने एक लिमिट रखी है 20,000 रुपये पर टाइम। एक बार में 20,000 रुपये आप बदल सकते हैं किसी भी बैंक से, चाहे आप उसके ग्राहक हों चाहे ना हो। यदि आप ग्राहक हैं तो पैसा जमा कर सकते हैं, और जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना पैसा कोई भी जमा कर सकता है जिसका अकाउंट हो। और बदलने का है, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है 20,000 रुपये पर टाइम एक बार में जमा करने की। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि ये आप सुदूर अंचल से हैं, तो वहाँ पर भी जो वहाँ का बीसी होगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, हर बैंक का होता है, आपके यहाँ भी होगा कोई, तो उसको लिमिट दी हुई है 4,000 की, लेकिन वो अकाउंट में जमा होगा। जी, नोट बदलने के लिए आपको किसी भी बैंक ब्रांच में, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में आपको वहाँ जाना है। और इसके लिए और भी सुविधा की है आरबीआई ने, अपने लगभग 19 रीजनल ऑफिस जो इशू ऑफिस है वहाँ पे भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन लिमिट एक बार में 20,000 रुपये की। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से एक ज़्यादा आय वाला इंसान, साथ ही साथ एक कम आय वाला इंसान कितनी आसानी से 2000 का नोट वो कर सकता है। और ये प्रश्न मन में आता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित हैं कि क्या फिर से लंबी कतारों में लगना होगा, या इस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं आएगी 2000 के नोट जब हम बैंक से बदलने जाएंगे तब? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परेशानी इसलिए नहीं आएगी कि ये नोट आम प्रचलन में नहीं है, जी, तो इतनी लंबी कतारें अभी भी नहीं लगी हैं। और हमने भी काफ़ी सोचा था कि कतारें लंबी लगेंगी, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा अपने मैनेज भी किया था कि अलग से पानी की सुविधा रखें उनके लिए, अपंग लोगों के लिए अलग लाइन, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें ज़्यादा कतार नाम की कोई चीज़ नहीं, जितना नॉर्मल आवर्स में काम होता है बैंकों में उतना ही काम हो रहा है। हाँ, वैसे भी अगर देखा जाए तो 500 और 1000 जो थे, जैसा आप कह रहे हैं कि वो लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में थे या ज़्यादा तरीके से मार्केट में फैले हुए थे, उस हिसाब से 2000 के नोट कम हैं, तो शायद उतनी ज़्यादा कतारें, उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं फेस करेंगे। नहीं आएगी, और किसी भी पब्लिक को कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि 2000 के जो नोट हैं उनको लेकर जो प्रावधान बनाए गए हैं वो लोगों के लिए उतने ही सहायक होंगे। और सुधा जी आपकी तरफ चलते हैं वापस, क्या सुनाएंगी अब आप हमें? मैं आपको सुनाऊं क्या? मैं एक बेटी की व्यथा सुनाती हूँ कि हम उसको दुनिया में आने से पहले क्यों मार देते हैं। आपने अभी बताया कि 70 साल पहले आज के ही दिन एवरेस्ट पर, उसके बाद कितनी बेटियां भी एवरेस्ट पर चली गई। अभी एक 24 इयर्स की लड़की ने भी वहाँ पर जाकर, जी, तो इस ऊंचाई को हासिल करने में मैं माँ की दृष्टि से सोचती हूँ कि मैंने सिर्फ उसे जन्म दिया था, मैंने
सिर्फ उसे जन्म दिया था, उसने मुझे नवाजा दुनिया के सबसे खूबसूरत खिताब माँ से। मैंने उसे जन्म दिया था, उसने मुझे नवाजा दुनिया के सबसे खूबसूरत खिताब माँ से। मैंने दी थी उसके हाथ में स्लेट और बर्ती। आप बर्ती जानती हैं? जी। मैंने दी थी उसके हाथ में स्लेट और बर्ती, उसने हासिल किए सोने के पदक। मैंने सिर्फ उसे चांद की ऊंचाई के बारे में बताया था, मैंने सिर्फ उसे चांद की ऊंचाई के बारे में बताया था, वो चांद को छूकर भी लौट आई। बहुत वो बेटी है मेरी, मैं माँ हूँ उसकी, डबडबाई आंखों से उसे देख रही हूँ एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर, सोने के चमकते हुए स्वर्ण पदकों के साथ। पर वो बेटी है मेरी, उस ऊंचाई से देख रही है एक नया आसमान, जहाँ लिखनी है उसे बुलंदी की नई परिभाषा। जी। नई परिभाषा। मैंने सिर्फ उसे जन्म दिया था, उसने मुझे नवाजा दुनिया के सबसे खूबसूरत किताब माँ से। बहुत सुंदर। तो ऐसी बेटियों को वेलकम करना चाहिए। ये जो चल रहा है नर्सिंग होम्स में, जो कुछ भी हो रहा है, एक आत्मा को हम संसार में आने से पहले फिर और कुछ किताबें भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जी हाँ, मैंने किताब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी 8 पुस्तकें लगभग प्रकाशित हो चुकी हैं। जैसे ये एक किताब है नई सुबह। जी, नई सुबह। इसमें कुछ इंस्पायरिंग कविताएं हैं, स्टोरीज हैं। प्रकाश के लिए भी यह भी एक कविताओं का एक अनवरत सिलसिला है। एक कवि के हृदय में या कवयित्री के हृदय में एक आग लगी रहती है कि वो कुछ करे समाज के लिए। ये एक पुस्तक है अति सर्वत्र वर्ज्यते। एक गुरु की प्रेरणा से मैंने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें जो रियल फैक्ट्स थे, जो पेपर्स में कटिंग थी कि इंटरकास्ट मैरिज की तो क्या रिजल्ट निकला, जो कुछ केरला स्टोरी में चल रहा है, या बच्चे फास्ट फूड के लिए इतने दीवाने हैं तो उसका उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट, या इतनी देर तक मोबाइल चलाने में। जी। इसके बाद ये एक पुस्तक है अग्नि का प्रायश्चित। इसमें 14 सतियों की कहानियाँ नाटकीय रूपांतरण में है। जी। एक ये पुस्तक है शेष ही विशेष। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, मध्य प्रदेश दूरदर्शन की मैं आभारी हूँ। मेरी एक कहानी अनुग्रह, उस पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन ने एक टेलीफिल्म बनाई थी 45 मिनट्स की। बहुत ही हार्ट टचिंग संवेदनशील कहानी थी। वो हमारी इन्हीं पुस्तकों में से ली थी। शेष ही विशेष इस किताब का नाम है। इसमें सारी कहानियाँ चिंतन को झंझोड़ने वाली हैं। एक ये पुस्तक है अनुभूति के आयाम। ये इसी वर्ष प्रकाशित हुई है आचार्य गुरुवर श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में, उनके भोपाल चातुर्मास के दौरान ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें भी कहानियाँ और कविताएं हैं। एक ये किताब है स्वयं सिद्धा। इसमें बोध कथाएं, लघु कथाएं, बड़ी कथाएं और कुछ उस पर और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो हैं। और एक ये पुस्तक है एक अहिंसात्मक जीवन शैली। हम अपने जीवन में यदि शाकाहारी हैं, उसके बाद भी हम कितने क्रूर हो जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा शैम्पू, हमारे वस्त्र, हमारा सौंदर्य प्रसाधन। तो VWC की एक पुस्तक थी अ वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल, उसको मैंने हिंदी में अनुवादित किया है। बहुत अच्छी किताबें आपने लिखी हैं और दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी प्लेटफॉर्म पर भी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपने मेरी किताबों के बारे में पूछा। माथुर जी, आपकी तरफ चलते हैं और आगे प्रश्न ये है कि बैंक का कस्टमर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उस बैंक में जाकर भी वो नोट अपने बदलवा सकता है 2000 के, या दे सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली इसका पर्पज़ है 2000 के नोट मार्केट से वापस लेना। तो ये मकसद तभी पूरा होगा जब कोई भी आदमी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाके और वो नोट बदल ले। जी। तो कोई मनाही नहीं है, नॉन कस्टमर उस बैंक का जाएगा वहाँ पे और अपने नोट देगा। लिमिट है 20,000, तो अपने 10 नोट देगा और उधर से दूसरे डिनोमिनेशन के नोट वापस मिल जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जाना आपने कि किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाकर, किसी भी ब्रांच में जाकर ये काम करवा सकते हैं। और आगे माथुर जी, हमें ये भी बताइए कि क्या कोई शुल्क तो नहीं देना होगा इस प्रक्रिया में? नहीं नहीं, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं। जी, तो ये हम सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई शुल्क नहीं लगना, कभी भी नहीं लगेगा। नोट के अदला बदली में क्या
क्यों शुल्क लगेगा? बिल्कुल। जहाँ कहीं भी यदि ऐसी भ्रांति है तो उसको तुरंत ख़त्म करें, और हो सके तो यदि कोई शुल्क ले भी रहा है तो उसकी शिकायत उचित जगह पे दर्ज कराएं। जी, बाकी ऐसा नहीं। तो ठीक, एक और जानकारी आपको मिलते हुए कि किसी तरीके का कोई शुल्क इसमें देय नहीं होगा, और इस तरीके का कार्य अगर कोई करता पाया जाता है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। जी, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक प्रश्न है मेरे मन में, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं या दिव्यांगजन हैं जो कि कहीं ना कहीं असमर्थ होंगे इन सारी प्रक्रियाओं को करने में, तो उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं कर रखी हैं 2000 के नोट के बदले के लिए? देखिए, एक अलग काउंटर हर बैंक ब्रांच में सीनियर सिटीजन्स के लिए और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जी, एक अलग काउंटर हर ब्रांच में लगाया जाता है, और वहाँ पे उनका काम प्रायोरिटी के साथ किया जाता है जी, ताकि उनको जरा सा भी कष्ट ना हो। और रिज़र्व बैंक ने तो ये भी निर्देश दिए हैं कि मोबाइल वैन्स चला के और हम ये नोट्स को कलेक्ट करें। बिल्कुल। तो कुछ जगह पे जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे बैंकों की मोबाइल वैन जाती है, वो वहाँ पे ये सारा काम नोट लेने का। जी, एक्चुअली ये जो सारा प्रोसीजर है, इसको हम नोट कलेक्टिंग प्रोसीजर कह सकते हैं। 2000 का नोट लेना है और उसको वापस नहीं देना है। इवन देन पहले एटीएम्स में से भी 2000 के नोट निकलते थे, लेकिन अब एटीएम्स में भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि सारा निर्देश है कि आप रिकैलिबर करिए उसको एटीएम को, और हमने सारे 2000 के नोट पहले दिन ही निकाल लिए और उसको आरबीआई को भेज दिया गया। और व्यापारियों के लिए भी जानना चाहूंगी कि व्यापारियों के लिए क्या विशेष रहेगा 2000 के नोट के लिए? व्यापारियों के लिए तो बहुत आसान है, उनके सबके अकाउंट्स होते हैं। जी, अपने अकाउंट्स में पैसा वो जमा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप करोड़्स में कर सकते हैं, आप लैक्स में कर सकते हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है उनको। जी, तो व्यापारियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत आने ही नहीं दी जा रही है और न आने दी जाएगी। जी। तो दर्शक पूरी तरीके से निश्चिंत रहें कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए किसी तरीके की कोई समस्या का आप सामना नहीं करेंगे। हर तरीके के प्रबंध आपके लिए कर रखे हैं। और दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इस विषय के बारे में जिसको हम गौरव महसूस करते हैं, जिसके लिए भारत पूरा गौरव महसूस करता है। ऐसी ही एक घटना कल घटित हुई है। जी हाँ, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आइए देखते हैं उसकी एक झलक। उसका शुभारंभ किया, लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया, और उसके बाद अब ये दूसरा चरण है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करें। जय हिंद। उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मैं महासचिव लोकसभा
आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। भारत की संसद के इस नवनिर्मित भवन का देश की जन सामान्य को अर्पित करने का यह पावन उत्सव राष्ट्रगान से प्रारंभ होगा। इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो दर्शकों, ये तो था नए संसद भवन के बारे में। अब हम जैसा बात कर रहे हैं 70वीं वर्षगांठ है हमारे पास, 70वीं वर्षगांठ है माउंट एवरेस्ट पर फतह की। जी हाँ, 29 मई 1953 को 11:30 बजे का समय ही था जिस समय हमारे जो 2 पर्वतारोही थे उन्होंने कदम रखा था। सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने अपने कदम रखे थे माउंट एवरेस्ट पर। जी हाँ, और हमारा सौभाग्य है कि हम आज इसकी 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर क्योंकि बात हो रही है पर्वतारोहण की, तो कोई ऐसे मेहमान से भी आपको मिलवाना ज़रूरी था जो कि पर्वतारोहण में अपनी विशेषता रखते हैं। और ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ हैं इस खास मौके पर। आइए परिचय करवा देती हूँ आपका उनसे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं यहाँ पर संजय बैनर्जी जी, जो कि एक माउंटेनियर हैं और ये कई तरीके की किताबें भी लिखते हैं, साथ ही कई तरीके की दौड़ में भी ये शामिल हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कहाँ से शुरुआत हुई सर? मैंने अल्ट्रा मैराथन रनिंग करता था जी, एट द एज ऑफ 48 2008 से। तो उस टाइम मैंने चालू किया था 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। मैं 12 घंटा पूरा रात भर भी दौड़ा हूँ एक 400 मीटर स्टेडियम में। मैं 18,000 फीट में खड़लुंगा में मैं 72 किलोमीटर्स रेस किया हूँ। मैं राजस्थान का जैसलमेर डेजर्ट में 80 किलोमीटर्स किया हूँ और मैं 72 किलोमीटर्स किया। काफ़ी अल्ट्रा मैराथन्स किया हूँ। ये सब मैंने चालू किया 55 इयर्स के बाद। और मैं अभी मैं 63 हूँ। एट द एज ऑफ 61 मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जो 6 जगह में कर सकता हूँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज, मनाली में, गुलमर्ग, पहलगाम, एक अरुणाचल में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में, और इस दूसरे जगह भी है। 6 जगह है। तो ये इसमें से मैं ओल्डेस्ट इंडियन हूँ। एट द एज ऑफ 61 मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हूँ विद A ग्रेड। इसका ताजुब की बात है कि उसका जो एंट्री है 18 साल से 45 इयर्स, तो मुझको 61 में मैंने किया था। इसलिए क्योंकि लोगों बोला था कि जब आप 90 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो ये कोर्स आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो उसमें सिर्फ कोर्स करना का नहीं था, वो मैंने A ग्रेड भी मिला उसको। एंड देन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हो गया। मैं नून पीक लद्दाख में 7000 मीटर था, वो तीनों हम प्लानिंग कर रहा था वो करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों कोलीग को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हुआ, तो हम वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया लास्ट ईयर। जी, बट मैंने छोटे की पीक्स किया हूँ, तो 5000 मीटर पीक्स और ये सब। और अभी भी मैं 42 किलोमीटर मैराथन किया हूँ जनवरी में बम्बई में। और मैंने 2 किताब लिखा हूँ। तो एक किताब 2019 में लिखा हूँ और वो है रनिंग के बारे में। जी। तो ये मेरा गारंटी है, जो ये किताब पढ़ेंगे कि आप 6 महीने में 21 किलोमीटर कर पाएंगे। 21 किलोमीटर आप कर पाएंगे यदि मेरा किताब का पूरा पढ़ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ। जब मैंने एट द एज ऑफ 61 मैंने मनाली में कोर्स किया था, तो मेरे कोलीग्स ने बताया कि हमको ये कोर्स माउंटेनियरिंग जो है एक स्ट्रक्चर्ड मैनुअल चाहिए। जी। अभी तक हमको सीख नहीं कर पाया। हम इंस्टीट्यूट में आते हैं, 1 महीने के लिए कोर्स करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नोट्स करो, हम नोट्स बनाते हैं और चले जाते हैं कोर्स से। तो हमको एक सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज चाहिए कि कुछ पुस्तक जिसमें पढ़ के पूरा कोर्स का यादगार हम कर सकते हैं। तो मैंने ये किताब लास्ट ईयर निकाला था और ये गवर्नमेंट अप्रूव किया। मैं बहुत खुशी से बोल सकता हूँ कि काफ़ी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स अभी इसमें सिलेबस में ले रहे हैं जी, ये किताब माउंटेनियरिंग के बारे में। और इसका जो फॉरवर्ड लिखा हुआ अंकुर बहल ने, मेरा क्लासमेट है, जिसने 2016 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था और वो मेरा डून स्कूल में मेरा क्लासमेट भी था। और एक गौरव की बात है
कि इसका जो फॉरवर्ड है रत्नेश पांडे ने लिखा है। रत्नेश पांडे था फर्स्ट माउंटेनियर जिसने एमपी से माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, वो भी 2016 में जी भगवान सिंह के साथ। अभी मध्य प्रदेश में 5 लोगों ने क्लाइम किया है, भावना, मेघा परमार, भगवान सिंह, रत्नेश पांडे, और अभी रिसेंटली 23 मई में आशीष सिंह ने किया है, वो सतना डिस्ट्रिक्ट का है। जी 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 और वो मेरा खास दोस्त है। तो मेरे भगवान सिंह को भी जानकार है, मेरा फ्रेंड है, रत्नेश पांडे भी और आशीष सिंह भी, और जो मेरा किताब का जो फॉरवर्ड लिखा था अंकुर बेल। तो मेरा पता नहीं क्या है, मैंने एवरेस्ट नहीं क्लाइम किया हूँ, बट मेरे काफ़ी इस मामले में मिलजुल है विद माउंटेनियर्स, बिकॉज मैंने कोर्स किया था और अभी मैं लेक्चर भी देता हूँ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में। रिसेंटली उत्तरांचल में लेक्चर दिया हूँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, और मनाली में भी लास्ट ईयर मैंने लेक्चर दिया था, और IITs बॉम्बे IIT और बॉम्बे IIT इंदौर ने मुझको बुलाया था माउंटेनियरिंग के बारे में लेक्चर देने के लिए। जी सर, मैं 2 मिनट आपको रोकना Sure, चाहूंगी sure. और दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती। जी हाँ, भारत की पहली महिला विजेता जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, पद्मश्री बछेंद्री पाल जी, वो हमारे साथ लाइन पर हैं। तो बहुत गौरव की बात है, हम उनसे बात करते हैं। देहरादून से वो हमसे जुड़ रही हैं कॉल के द्वारा। हेलो बछेंद्री पाल जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे शामिल करने के लिए। जी बछेंद्री पाल जी, जैसे कि आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर पहली फतह की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सारे जो माउंटेन लवर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं। और मैं सबसे ये कहूंगी कि एक बार जरूर हिमालय में जरूर जाना चाहिए, हिमालय दर्शन करना चाहिए। जब हम हिमालय दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आत्म दर्शन भी होता है। जी 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 तो आज तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और आज ही के दिन सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग भी ने ये साबित किया था कि ये हो सकता है। और उसके बाद तो हजारों लाखों मेरे जैसे बहुत लोगों ने उनके कदमों को, उनके जो फुटप्रिंट्स है उसको फॉलो किया है। जी। बहुत ही इंस्पायरिंग ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत। मैडम, भारत की महिलाओं के लिए भी आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, खासतौर पे महिलाओं के लिए? भारत की महिलाएं तो अभी बहुत ही एक्सेल कर रही है, हर फील्ड में उन्होंने झंडा गाड़ा है। एक टाइम था जब बहुत मुश्किल होती थी, हमारे टाइम पे, हमारे उम्र के टाइम तक तो बहुत रेस्ट्रिक्शन होती थी, उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो एक्सपोजर नहीं होता था। लेकिन अभी तो उनको जो अगर मौका मिल गया, क्योंकि बहुत समय तक सप्रेस रहे हैं वो, और उनको हर तरह से जो कम आंकना कि वो तो माउंटेनियरिंग फील्ड में हो या स्पोर्ट्स में हो या कहीं भी हो, लेकिन अभी लोगों को लोग उससे जागे हैं और लड़कियों ने अप्रूव किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़कियों को मौका मिला और उन्होंने अप्रूव किया और उन्होंने एक्सेल किया है हर फील्ड में। आज चाहे एयरफोर्स के फाइटर जेट हो या नेवी में है या आर्मी में है, आज वो लोग बॉर्डर में हमारे देश को सेफ बात कर रहे हैं। जी जी और मैडम, आप इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे, और कोई भी बाउंड्री कोई भी अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए, और खुले मन से बाहर निकलना। और खासकर जो छोटी लड़कियां हैं, घर में बच्चे हैं, उनको हर स्पोर्ट में भाग लेना और अपने को डिस्कवर करना, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहिए। जी। तो मैं यही शुभकामनाएं हैं, और आगे बढ़े, किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये मेरा एरिया है, ये हिस्ट्री है, ये हम कह के हम पीछे नहीं रह सकते हैं। और जैसे तेंजिंग भी ने एक नया रास्ता खोला और सबको ये बताया कि ये संभव है, और उसके बाद जी। लोगों ने सब ने वहाँ पे अपने से देश का पता था। मैडम, अभी आप हाल में 50 साल से ऊपर की महिलाओं को भी पर्वतारोहण के लिए ले गई थी, तो वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए चलते चलते। जी हाँ, जैसे मैं टाटा स्टील से रिटायर हुई तो उसके बाद मैंने लगा कि मैं तो अभी बहुत फिट हूँ, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया जो ये था वो लॉन्च भी होने वाला था, जी तो जी वो मेरे मन में था कि मैं तो अभी इतनी फिट हूँ और मैं रिटायर होने से मतलब क्या है अभी। तो तभी मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने जो मेरे उम्र की महिलाएं थी माउंटेनियर से उनके साथ शेयर किया
और बस ये करीब 5,000 किलोमीटर हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से और कारगिल विजय दिवस जैसे एक टाउन स्थिति में हमने वो जी। 5 महीने की हमारी यात्रा पूरी की। जी और इससे लोगों को यही वैसे हम देखे रहे रास्ते में इंटरेक्शन हुआ कि 50-60 साल के बाद ऐसा नहीं कि अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, अब यही जी, डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद भी हम कई नए सपने देख सकते हैं और नया एंजॉयमेंट और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो ये मैसेज हमने करके दिया लोगों को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। निश्चित तौर पर जो भारत की महिलाएं हैं और भारत का युवा है वो आपसे बात कर कर प्रेरणा पाया होगा और नए मुकाम वो हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आगे चलते हैं माथुर जी आपकी तरफ। आपसे जानते हैं संजय बनर्जी जी कि कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने? ट्रेनिंग मैंने लिया था मनाली इंस्टीट्यूट से जी 2021 में। तो मनाली इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग होता है हर 6 गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की 28 डेज का ट्रेनिंग होता है। वो रिवर क्रॉसिंग, जी आइस क्लाइंबिंग, स्नो क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग के बारे में जानकारी दिया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये नहीं कि सिर्फ आपको एक क्लासरूम लेक्चर देते हैं, यू एक्चुअली माउंटेन्स में जाके सीखते हो और एक छोटा पीक भी क्लाइंब करना पड़ता है और उसमें एक रिटन एग्ज़ाम भी होता है। और काफ़ी बीच में जब 28 डेज़ का कोर्स चलते रहते हैं हर 3-4 दिन में एक एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जी। तो आपने क्या सीखा है और उसके पास आपको इंस्ट्रक्टर्स असेसमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स है। और मैं जानकारी थोड़ा बताना चाहता हूँ, लोग जो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं क्लाइंब करते हैं, काफ़ी लोग बिना एक्सपीरियंस क्लाइंब करते हैं। तो मैं थोड़ा कॉशन करते हूँ कि कोई बात नहीं, उम्र इस बार शरद कुलकर्णी 60 ईयर्स में क्लाइंब किया है, महाराष्ट्र से था। जी। और ज्योति रात्रे ने क्लाइंब किया, 54 क्लाइंब कंप्लीट नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, ही हैड टू कम बैक। इस साल के बात कर रहा हूँ। तो यू शुड हैव सम बेसिक ट्रेनिंग करना चाहिए। जी। काफ़ी देखो, बेसिक यदि ए ग्रेड मिलता है जैसे मैं मिला है तो मैं एडवांस में भी जा सकता हूँ। बिल्कुल। उसके बाद यदि ए ग्रेड मिलता है तो इंस्ट्रक्टर्स कोर्स बोलते हैं, MOI कोर्स बोलते हैं, एक सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी होते हैं। तो कोर्स करते रहो, मतलब मैं बोलता हूँ कम से कम बेसिक कोर्स तो करो। प्रशिक्षण जरूरी है। हाँ, वो प्रैक्टिकल वो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए तो मैं ये किताब लिखा हूँ कि आपको ये नॉलेज होगा माउंटेनियरिंग के बारे में। बिल्कुल, तो मतलब प्रशिक्षण जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है जी। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें यहाँ पर कि प्रशिक्षण के साथ अगर जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट भी फतह करना आसान है और उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अगर प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं तो किसी भी उम्र पे ये फतह हासिल की जा सकती है। जी बिल्कुल। और क्या इसके अलावा देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है? जैसे मनाली के बारे में तो आपने बताया, और कहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है? मेनली 6 जगह है। तो मैंने ये किताब में भी लिखा हूँ कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड। ये द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। जी। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली में। और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट पहलगाम। और 6th है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग। जी। एंड सॉरी 6th है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इन गुलमर्ग। जी। तो ये 6 इंस्टीट्यूट से आपको ऑफिशियली ये कोर्स कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि कहाँ कहाँ से ये 6 इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में जहाँ से माउंटेनियरिंग के लिए स्पेशल कोर्स आप कर सकते हैं और प्रशिक्षित होंगे तो आप माउंटेनियरिंग के लिए भी सक्सेसफुल होंगे, साथ ही साथ आप सिखा भी सकते हैं बच्चों को, प्रशिक्षण दे भी सकते हैं, बिकॉज आप क्वालिफाइड हो जाते हो। यदि आप बेसिक कोर्स करते हो आप बच्चों को भी, एडल्ट्स को भी सिखा सकते हो। जी जी जी। तो चलिए सुधा चौधरी जी की तरफ चलते हैं। बताइए मैम, आप क्या सुनाएंगी? आप हमें कुछ नई रचना। थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। बिल्कुल। काफ़ी गंभीर हो गया है, तो लोग बहुत समस्याओं से जूझते हैं। कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, कोई यूक्रेन की लड़ाई में, कोई घर की आर्थिक स्थिति में, लेकिन भारतीय महिला है ना एक ही युद्ध में इन्वॉल्व है। वो कौन सा है? बाई की समस्या। मैं 1 मिनट आपको विराम देना चाहूँगी। एक कॉलर हमसे जुड़ रही हैं, सविता जी हैं। जी जी, एक माउंटेनियरियन हैं जो कि एक पर्वतारोही हैं, वो भी हमसे यहाँ पर जुड़ रही हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। सविता जी हमारे साथ। हेलो सविता जी। हेलो सविता जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आज 70वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे फतह की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक समय था जब
सिर्फ जेंट्स लोग ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जी क्योंकि जब 29 में 1953 में फर्स्ट बार जब वो क्या कहेंगे कि किसी मानव का पाँव माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो तेनजिंग जी नॉर्गे और एडमंड हिलेरी सर, और जी। उसके बाद से काफी लोगों ने प्रयास किया इसमें जाने के लिए और लोग सक्सेस भी हुए। लेकिन महिलाओं ने मुख्य रूप से जब 1984 में बसेदी पाल, जो कि भारत की पहली महिला है और वर्ल्ड की 5वीं महिला है, जी जी उसके जी। बाद अब से ही उनको एक प्रेरणा मिली, कहेंगे कि अभी आपसे पहले हमने बछेंद्री पाल जी से भी बात करी है, दर्शक ने उनकी बात भी जी। सुनी है। जी 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 जी। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं जैसे कि आप एवरेस्ट विजेता रही हैं, पर्वतारोही रही हैं, जी। महिलाओं के लिए क्या जी, जी। संदेश? मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए पहले एक समय ऐसा था कि जब कुछ काम निश्चित किए गए थे कि नई महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगे, सीमित उनके कार्य क्षेत्र रहेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर फील्ड में महिलाएं बराबर का पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या कहीं पॉलिटिक्स हो या कहीं पर भी है। तो जी। महिलाओं को बस एक अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत है। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिले तो महिलाएं पुरुषों से भी बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित तौर पर जो महिलाएं सुन रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात से प्रेरित हुई होंगी। और जी जी जी। आगे के क्या प्लान हैं आपके? जैसे आप एवरेस्ट तो विजेता रही हैं, आगे कुछ और भविष्य में कुछ योजनाएं हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि अब 93 में जब मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, तो उसके बाद कुछ ऐसे बीच में एक्सपेक्शन करते रहे हैं, और अभी हाल ही में मैं 2022 में मैंने ट्रांस हिमालयन एक्सपेक्शन किया था, जो कि 5.5 महीने का था, और उसमें बसंती पाल मैडम हमारी लीडर थी और 11 महिलाओं ने हमने पूरे कहेंगे ना कि ट्रांस हिमालय हमने एक्सपेक्शन किया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर 505 से शुरू होकर के लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी हमने जी। तय की थी 5 महीने में। और अभी तो जस्ट वही अभी अगस्त में ही मैं लौटी हूँ। देखते हैं धीरे धीरे और कुछ जी जी करते जी। रहेंगे इस फील्ड में। सविता जी, एक प्रश्न और है मेरे मन में कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? मतलब ऑफिशियल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो वो आपने कहाँ से पाई? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं हम लोग, तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स तो ऐसा कि स्पेशली हमको बिना ट्रेन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने माउंटेनियरिंग की जितनी भी जो ट्रेनिंग जो कोर्सेज जो होते हैं जी वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तराखंड से उत्तराखंड में है, जी जी वहाँ से ली। हाँ। जी। और अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और बहुत लोग क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर भी जा रहे हैं या अलग अलग पहाड़ों पे भी जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जब 93 में हम लोग गए थे, माउंट एवरेस्ट गए थे, तो सरकार की तरफ से पर्यावरण के बारे में ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बावजूद भी हमने जब 93 में एवरेस्ट गए थे, तो वापसी में बेस कैंप से हमने लगभग 500 kg हमने कचरा वापस लेके आए थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने रोमांच को करने के लिए हम लोग माउंटेन में तो जाते हैं, लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि जब भी हम किसी माउंटेन या हिल स्टेशन में जाते हैं, तो जो कचरा या जो हम गंदगी लेके जाते हैं उसको वापस लेके आए, ताकि वो जो हमारा माउंटेन जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन रहे, और अगले बार जो दूसरे जो टूरिस्ट आए तो उनको उसी साफ सुथरा माहौल में मिले। जी सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जी, तो अगेन रुक करते हैं हम सुधा जी की तरफ। सुधा जी, अपनी कविता सुनाएं जी, हमें। सविता जी ने अभी कहा ना कि एक महिला और एक पुरुष, महिलाएं ज़्यादा बेटर है। उसके बाद भी जो हम दिन भर अपनी गृहस्थी में रहते हैं, उसके बाद एक हमें जो हेल्पर बाई कहना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन गीत में हास्य डालने के लिए इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ कि हमें कितनी शिद्दत से उनका इंतजार रहता है कि कब सवेरा हो, कब वो आए और हमारी मदद करें। जी, इस पर एक गीत है, मैं इसको गाकर आपको सुनाती हूँ। बाई रे बाई 8 बज गए, भोली छवि दिखला जा, नैन बिछाए बैठी राह पर, जल्दी से तू आ जाओ बाई आ जाना, ओ बाई आ जाना। तुम क्या आई घर में आ गई, झूमती गाती बहारें, नाच उठे हैं घर के कोने, ठंडी पड़ी फुहारे, चाय पियो और खाओ पराठा हो।
चाय पियो और खाओ पराठा, फिर तुम झाड़ू उठाना। कहीं पे जाले लटक रहे हो, रानी मकड़ी को धमकाना, ओ बाई आ जाना। और घर के सब लोग उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं। बच्चे तुमको आंटी कहते, बहू कहे अम्मा जी। सासू तुमको बिटिया कहती, मैं करती हूँ हाँ जी। होली दिवाली और राखी पर हो होली दिवाली और राखी पर मस्त गिफ्ट ले जाना। रिश्ते निभाने की खातिर प्लीज रोज ही घर को आना, ओ बाई आ जाना। और जब सबसे ज़्यादा डरती है हाउसवाइफ, काम छोड़ने की धमकी ना देना, चाहे लग जाए घर में घूरे। घूरे समझती हो, बुंदेलखंडी शब्द है जी। काम छोड़ने की धमकी ना देना, चाहे लग जाए घर में घूरे। पंडित से मिलवाई कुंडली, तुम बिन हम हैं अधूरे। 7 साल में सुधा ने खोजा हो 7 साल में सुधा ने खोजा, अब ना तुम्हें गवाना। स्कूटी की चाबी रख लो, इसी से आना जाना, ओ बाई। और अंतिम बंद है इसका जी। व्हाट्स, सारी बाइयाँ चला रही हैं स्मार्टफोन। व्हाट्सएप पर किया था मैसेज, मेहमान आने वाले। झाड़ू लगाऊं कि बर्तन मांजूं, हाथ में पड़ गए छाले। कहाँ पे हो और कैसी हो कहाँ पे हो और कैसी हो, बस एक सेल्फी भिजवाना। हिल स्टेशन से लौट आई हो तो हॉलीडे न मनाना, ओ बाई आ जाना, ओ बाई आ जाना। जी सुधा जी, बहुत ही अच्छी आपने घर घर की व्यथा अपनी कविता के द्वारा बता दी है, और इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वापस हम चलते हैं बनर्जी सर की तरफ, और आगे जानना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत से युवा चाहते हैं कि वो पहाड़ चढ़ें, बट फिटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। तो फिटनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस उम्र में बहुत बड़ी एक प्रेरणा दे रहे हैं हमारे युवाओं को। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ है। एक तो होता है कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जी, जो असर पड़ते हैं आपके हार्ट में, जी, तो वो करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। मैं काफ़ी वुमेन माउंटेनियर्स को ये एडवाइस दिया हूँ कि जब आप ये भी, बिकॉज जब आप कोई भी क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में जाएंगे, आपको मिनिमम 15-20 केजी का रक्सैक आपके पीछे होगा। तो इसके लिए जब आप दौड़ते भी हो तो आप मिनिमम 10 केजी वेट लेकर दौड़ने का। जी। तो काफ़ी लेडीज़ ने ये एडवाइस भी लिया था मैंने, और वो ट्रेनिंग भी किया। तो ये तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। दूसरी चीज़ है मस्को स्केलेटन फिटनेस। तो मस्को स्केलेटन फिटनेस में जिसमें आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो लाइक 5 kgs का जो बारबेल्स होता है, या वो उस तरह का ट्रेनिंग, थोड़ा वेट्स ट्रेनिंग। और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है कि बिकॉज जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, यदि आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो या आइस क्लाइंबिंग या स्नो क्लाइंबिंग में, कि आपको लोगों सोचते हैं कि सिर्फ हाथ से पिकैक्स से काम होता है। नहीं, आइस एक्स से काम नहीं होता है, आप पैरों से भी काम होता है। बिकॉज आपका जो मेन वेट है, आप दोनों पैर से स्लिप नहीं करे तो क्रैम्पॉन्स पहन के लोग जाते हैं एवरेस्ट और समय क्योंकि हमारे पास कम है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी कि किस तरीके से फिटनेस यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। और दर्शकों, हमने यहाँ पर बात करी है क्योंकि 70वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम माउंट एवरेस्ट पे फतेह की। तो पहाड़ों के लिए जो हमने सीख आज ली है वो यही है कि वो अचल हैं, अटल हैं, अपने फैसलों पर अडिग हैं। उसी तरीके के विचार हम भी अपने जीवन में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और साथ ही सुधा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
चलिए दर्शकों, इसी के साथ करते हैं हम अपने कार्यक्रम का अंत। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।